अंधेरी नगर के राजा चंपक की पुत्री राजकुमारी मोहिनी बहुत ही सुंदर थी। राजा के मित्र श्यामल की पुत्री रागिनी थी। रागिनी और मोहिनी साथ में ही रहती थी, लेकिन मोहिनी को अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था। रागिनी, तुम बताओ कि हम देखने में कैसे लगते हैं? राजकुमारी जी, आप तो दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। पता है रागिनी, हमारे पिताजी बता रहे थे, बेटी तुम्हारी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है और विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका प्रस्ताव स्वीकार करें। तो आपने अपने पिताजी से क्या कहा? हम तो पिताजी की बात सुनकर मन ही मन अपने ऊपर गर्व किए जा रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि पिताजी हमारी प्रशंसा में और बातें करें तो हम उनको उनकी बात का क्या उत्तर देते। राजकुमारी जी, क्यों ना आप अपना स्वयंवर ही करवा लें। उससे स्वयंवर में ऐसी शर्त होनी चाहिए जिसको पूरा करना आसान ना हो। जो स्वयंवर जीतेगा वही श्रेष्ठ वर होगा आपके लिए। तूने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम कल ही पिताजी से इस विषय में वार्तालाप करेंगे। अच्छा ये बता कि तेरे को किस प्रकार का वर चाहिए? हमने तो आज तक तेरे से कभी पूछा ही नहीं। राजकुमारी जी, हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो जैसा वर मिलेगा हमको तो शादी करनी भर पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वर हो वह किसी राजकुमार से कम ना हो। रागिनी की बात सुनकर मोहिनी हंसने लगती है। क्या हुआ राजकुमारी जी, आपको मेरी बात पर हंसी क्यों आ रही है? हंसू नहीं तो क्या करूं? अब तू ही बता। तू एक दासी है और दासी होकर तू ख्वाब देख रही है एक राजकुमार के। अब तू बता, ये क्या पागलपन नहीं है? हाँ राजकुमारी जी, मैं जानती हूँ कि ये पागलपन है, लेकिन आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के सपने देखने का भी हमें हक नहीं है? इंसान को सपने भी अपनी औकात से बढ़कर नहीं देखने चाहिए, नहीं तो सपना टूटने पर बहुत दुख होता है। लेकिन हाँ, तो चिंता मत कर, हम जिस राज्य में भी जाएंगे वहाँ तुझे अपने साथ ही रखेंगे। तुझे अपने खाने पीने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रागिनी की मोहिनी को बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं बेचारी कुछ नहीं कह पाती। वह चुपचाप अपने घर आ जाती है। क्या हुआ मेरी पुत्री, आज बड़ी खामोश खामोश दिख रही हो? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कोई बात हो गई है क्या? पिताजी, हम गरीब हैं तो इसमें क्या हमारा दोष है? हम गरीब तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अमीरों को क्या हक बनता है कि वे हम गरीबों का मजाक उड़ाएं? आज तो मेरी बेटी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हुआ क्या है वो बताओ, तभी तो मैं समझूंगा। पिताजी, मैं और राजकुमारी जी आपस में बातें कर रहे थे, तभी राजकुमारी जी ने मुझसे पूछा कि तुमको कैसा वर चाहिए। ये तो साधारण सी बात है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? बीच में बोलना जरूरी है क्या पिताजी? पहले मेरी बात तो पूरी होने देते। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बता फिर आगे क्या हुआ? तब मैंने कहा कि राजकुमारी जी, हम गरीब लोग हैं तो हमें जैसा भी वर मिलेगा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा वर राजकुमार जैसा हो। ये तो साधारण सी बात है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये तो हर लड़की चाहती है कि उसका वर राजकुमार जैसा हो। सपने देखने का हक तो किसी को भी है। इतनी सी बात होती पिताजी तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन राजकुमारी जी मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी, इंसान को अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए। अब आप ही बताओ पिताजी, इसमें मैंने क्या कुछ गलत कहा क्या? राजकुमारी को ऐसा बोलना चाहिए था क्या? बेटी, कोई किसी से नहीं कहता, वक्त ही करवाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई गरीब किसी पैसे वाले को जवाब दे सके? नहीं ना। तो फिर पिताजी, जब कोई गरीब जवाब नहीं दे रहा तो फिर पैसे वाले को गरीब का मजाक उड़ाने का क्या मतलब बनता है? आखिर गरीब को भी तो अपनी इज्जत प्यारी होती है ना। बेटी, जिसका समय बलवान होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वही समय कमजोर होता है तो उस इंसान को कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत चाहो, ना ही किसी के साथ बुरा करो, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है।
ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कभी किसी का बुरा ना चाहूं, ना कभी किसी को बुरा कहूं। इधर राजकुमारी मोहिनी की शादी तय हो जाती है तो वह रागिनी को बुला कर कहती है, रागिनी, हमारी शादी तय हो गई है। राजकुमार विक्रम से हम अगले महीने वहाँ चले जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना। किस बात की चिंता राजकुमारी जी? हमें पता है कि तुम्हारे पिताजी की आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे घर का खर्च भी अच्छे से नहीं चलता होगा, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। तुम अपने खाने पीने की चिंता मत करना। आपने हमारे लिए इतना सोचा, उसके लिए राजकुमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान की कृपा से हमें किसी बात की कोई कमी नहीं, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी भविष्य में तुम्हें किसी चीज की कभी भी कमी महसूस हो तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और अपनी शादी के लिए भी फिक्र मत करना, हम उसके लिए भी पैसों की मदद कर देंगे। ठीक है राजकुमारी जी, अगर कभी जरूरत पड़े तो हम आपको जरूर याद करेंगे, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा समय ना आए। फिर राजकुमारी मोहिनी की शादी हो जाती है और वे अपने ससुराल चली जाती है और रागिनी अपने घर आ जाती है। एक दिन की बात है, रागिनी जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही थी, तभी उसे एक बीमार गधा दिखाई देता है। अरे तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तुम इस जंगल में कहां से आ गए? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं घूमते घूमते यहाँ आ गया, लेकिन मौसम में ज्यादा ठंड है, इस वजह से मुझे सर्दी लगने लगी और खाया भी नहीं है ठीक से, इसलिए मुझे कमजोरी सी लग रही है। अरे तुम तो मेरी भाषा में बात कर लेते हो, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम हो कौन और मुझे अपने बारे में अच्छे से बताओ। मैं एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, तो मैंने जल्दी से अपना तीर चला दिया। पास जाकर देखा तो एक साधु महात्मा की गाय मरी हुई थी, जिसमें मेरा जरा भी दोष नहीं था। तब तक साधु महात्मा आ गए। हे निर्दयी पापी, ये तूने क्या किया? तूने निरपराध मेरी गाय को मार दिया। तू अपनी शक्ति के अभिमान में इतना पागल हो गया है कि तू अपनी ताकत का प्रयोग निर्दोष जीवों पर भी करने लगा। नहीं बाबा, मैंने आपकी गाय को नहीं मारा। मैंने जीवन में कभी भी निरपराध जीवों को कभी नहीं मारा। आप कृपा करके मेरी बात पर विश्वास तो कीजिए। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तुम ऐसा कह रहे हो कि ये सब झूठ है, मिथ्या है। एक तो तुमने गलती करी है और अपनी गलती मान भी नहीं रहे हो। कितने उदंड हो तुम। मैं सत्य कह रहा हूँ बाबा, मैंने गाय को नहीं मारा। मैं तो यहाँ पर गांव वालों की बात मानकर आया था। गांव वालों की बात मानकर? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ गांव वाले मेरे पास आए थे। वो कहने लगे कि एक भेड़िया की वजह से उनके कई जीव मारे जा चुके हैं। अगर वो भेड़िया नहीं मारा गया तो हमारे और भी जीव मारे जा सकते हैं। मैं उसी भेड़िया को मारने के लिए यहाँ पर आया था। तो तुम्हें भेड़िया और गाय में फर्क नजर नहीं आई? क्या तुमको ये भी अंदाजा नहीं? क्या गाय कभी किसी को मार सकती है? गाय को दुनिया का सबसे सीधा पशु कहा जाता है, गाय को माता भी कहा जाता है, और तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। बाबा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने तीर चलाया था, लेकिन मैंने गाय पर नहीं चलाया, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन पास आने पर देखा तो गाय मरी पड़ी है। ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। तेरी समझ में अब आएगा। दो निर्दोष जीवों को मारने वाले, जब तू भी एक जीव की तरह जीवन जिएगा, इंसान होने के बाद भी तेरे कर्म जानवरों के जैसे हैं। अब तू भी एक जानवर का जीवन जिएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक गधा बनकर जीवन जिएगा। ये आपने क्या किया बाबा? आपने मुझे बिना अपराध के ही सजा दे दी। ये तो आपने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? तभी वहाँ साधु महात्मा का शिष्य आता है। प्रणाम गुरुजी। कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? गुरुजी, मैं अभी जंगल की तरफ से ही आ रहा था, तभी मैंने एक भेड़ियों को एक राक्षस बनते देखा और वो हंसते हुए कह रहा था कि मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने साधु की गाय को मार दिया और उस व्यक्ति को भी उसकी सजा मिल गई। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। तो इसका मतलब हमारी गाय को इस व्यक्ति ने नहीं मारा। मैंने इसको निरपराध ये श्राप दिया है। ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध कैसे हो गया? बाबा,
मैं आपसे बार बार कहता भी जा रहा था कि मैंने गाय को नहीं मारा, मैंने जीवन में कभी भी किसी निर्दोष जीव को नहीं मारा, लेकिन पता नहीं मुझे किस पाप की ये सजा मिली है जिसकी वजह से मुझे ये गधे का जीवन गुजारना पड़ेगा। पुत्र, इसमें तुम्हारी नहीं हमारी गलती है। हमने अपनी गाय को मरा हुआ देखा तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठा। हम चाहते तो अपनी योग विद्या से ये देख सकते थे यहाँ पर ये सब क्या हुआ, लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इसमें भगवान की ही मर्जी है। मैं एक इंसान से गधे का जीवन गुजारूंगा, क्या इसमें भी भगवान की मर्जी है? क्या मैं जिंदगी भर गधा बनकर ही रहूंगा? क्या मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? नहीं पुत्र, तुम जीवन भर गधा बनकर नहीं रहोगे। तुम्हारी मुक्ति का उपाय तो है, लेकिन बड़ा कठिन है। अगर तुम वो उपाय कर सको तो तुम गधे के जीवन से मुक्ति पाकर फिर से इंसान बन जाओगे। बाबा, मुझे इस जीवन से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। आप बस वो उपाय बताइए। उपाय तो ये है बेटा कि तुम किसी लड़की से शादी करके जब उस श्राप मुक्त कुंड में नहाओगे तो तुम इस गधे वाले श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसके लिए भला कोई लड़की गधे से शादी क्यों करेगी? बाबा, अगर मैं अकेला उस कुंड में जाकर नहा लूं तो क्या मैं इस गधे वाले श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? क्या आज इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? अकेले नहाने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि अगर तुम अकेले उस कुंड में जाकर नहाओगे तो तुम्हारा आधा शरीर तो इंसान का हो जाएगा, लेकिन आधा शरीर तुम्हारे गधे का ही बना रहेगा, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ बाबा कि मैं आजीवन गधा ही बनकर रहूंगा, क्योंकि कोई लड़की भला मुझ जैसे गधे से शादी क्यों करेगी? ये क्या अनर्थ हो गया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो मुश्किल ही है तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाए। भला कोई लड़की गधे से शादी क्यों करेगी? क्या तुमसे कोई लड़की प्यार भी करती थी? हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता था। मैं उसके पास गया भी और उसको अपनी सारी परेशानी समझाई, लेकिन उसने एक ही पल में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, और मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर लूं। तुमने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया है। तुम्हें अनजाने में जरूर श्राप मिला है, लेकिन देखना कोई ना कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अब तो ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे तो अब जीवन जीने की भी इच्छा नहीं होती, ना ही भूख प्यास लगती है। तुम अपने खाने पीने की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए सुबह शाम का खाना बना किया करूंगी। उधर राजकुमारी मोहिनी और राजकुमार विक्रम। बहुत दिन हो गए राजकुमारी जी, शिकार पर खेलने नहीं गए। क्या आप हमारे साथ शिकार करने के लिए चलेंगे? राजकुमार, हमें तो शिकार खेलने का जरा भी शौक नहीं है, क्यों ही किसी व्यर्थ में जीव को मारना। राजकुमारी जी, हम किसी निर्दोष जीव को नहीं मारते। जो हिंसक होते हैं और राज्य में आकर गांव वालों को और उनके पालतू जानवरों को मार कर खाते हैं, हम उन्हीं जीवों का शिकार करते हैं। राजकुमार, हमें तो धनुष बाण चलाना भी नहीं आता, फिर हम वहाँ जाकर करेंगे भी तो क्या? कुछ नहीं राजकुमारी जी, हम चाहते हैं कि बस आप हमारे साथ चलें और जंगलों में देखें कि किस प्रकार के जीव रहते हैं। बस हम इसलिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी आज्ञा, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगले दिन राजकुमारी मोहिनी और राजकुमार विक्रम शिकार खेलने के लिए चली जाती हैं। जंगलों में बहुत देर तक उनको शिकार नहीं मिलता। अचानक राजकुमार विक्रम को शिकार दिखता है। राजकुमारी जी, देखिए वो रहा शिकार। आप शांत रहिएगा, हम उसका शिकार करते हैं। ऐसा बोलकर राजकुमार विक्रम शिकार के पीछे दौड़ने लगती हैं। दौड़ लगाते लगाते हुई काफी देर निकल जाती है। उधर राजकुमारी मोहिनी भी उनसे काफी पीछे छूट जाती हैं। राजकुमार विक्रम जी, कहाँ चले गए आप? अब इस भयानक जंगल में हम आपको कहाँ ढूंढें? राजकुमार विक्रम जी, राजकुमार विक्रम जी। राजकुमारी मोहिनी थोड़ी देर आगे बढ़ती है और देखती है कि राजकुमार विक्रम घायल अवस्था में पड़े हुए हैं।
राजकुमार विक्रम, ये क्या हुआ और आपकी ये हालत किसने की? राजकुमारी जी, हम शिकार को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि हमारा घोड़ा अचानक से किसी चीज से टकरा गया और हम घोड़े सहित नीचे गिर गए। तो हमारे शिकार ने मौका पाकर हम पर हमला कर दिया है। इस हमले में हमारी ये हालत हो गई है। आप जल्दी से हमारे साथ राज्य वापस चलिए। राजवैद्य आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे। नहीं राजकुमारी जी, अब हम इस हालत में नहीं है कि हम राज्य तक वापस लौट पाए। हमें तो लगता है कि अब हम कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। थोड़ी देर में राजकुमार विक्रम की मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी मोहिनी बहुत ही घबरा जाती है। एक पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। राजकुमार विक्रम की मृत्यु की खबर सुनकर उनके पिताजी गुस्सा करते हैं। तुम हमारे और हमारे राज्य के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हो। तुम्हारे आते ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। अब तुम्हारे लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है। तुम अपने पिता के पास वापस चली जाओ। लेकिन पिताजी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो राजकुमार विक्रम को मना कर रही थी। शिकार पर जाने के लिए मैंने उनसे मना किया था। हमें इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। तुम हमारी नजरों से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाओ। अब हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। राजकुमारी मोहिनी वहाँ से मायूस होकर लौट जाती है और एक गांव में जाकर रहने लगती है। उधर राजकुमार करण गधे के रूप में एक दिन जंगल में गांव में जा रहे थे। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने कुछ सुना है? राज्य में क्या हो रहा है? अरे नहीं भैया, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। क्यों, कोई बात हुई है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि सेनापति के पुत्र ने महाराज को कारावास में बंद कर दिया है और उसने राजकुमारी सोनिया से विवाह कर लिया है, जिससे राजकुमार करण प्रेम करते थे। अरे कितना सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे राजकुमार करण कहीं नहीं दिख रहे। आखिर में वो कहाँ गायब हो गए हैं? राजकुमार करण का तो किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। आखिर वो कहाँ चले गए हैं? अगर वो यहाँ होते तो सेनापति का पुत्र यह सब करने की हिम्मत नहीं करता। अब तो उसका अत्याचार और भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों की बात सुनकर राजकुमार करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? वे तो खुद एक श्रापित जीवन जी रही थी। तभी वहाँ पर रागिनी आ जाती है। क्या हुआ करण, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या कोई बात हो गई है जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है? मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कुछ गांव वालों को बातें करते हुए सुना। उन्होंने बताया कि सेनापति के पुत्र ने महाराज को कारावास में बंद कर दिया है और राजकुमारी से विवाह कर लिया है, जिससे राजकुमार करण प्रेम करते थे। बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उनके लिए तुम्हारी आंखों में आंसू, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हारा उनसे कोई संबंध है? वो सभी के महाराज थे और राजा जो होता है वो प्रजा के लिए पिता के समान होता है। बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब इस राज्य का भला कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। जो गलत करता है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल उस सेनापति के पुत्र को सजा इसकी जरूर मिलेगी। काश तुम्हारी बात सब सच्ची हो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शाम को करण रागिनी के घर पहुंचता है। रागिनी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? क्या कोई जरूरी काम है? इतना जरूरी काम तो नहीं है, लेकिन घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। बस वही लकड़ियाँ लेने के लिए मैं जंगल जा रही हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम वो लकड़ियाँ इकट्ठे करके मेरे पीठ पर लाद देना। मैं उन्हें लेकर तुम्हारे घर तक आ जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियाँ सर पर रखकर ले आऊंगी। तुम इतनी अधिक चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मुझे थोड़ा बहुत तो हक अदा करने दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। रागिनी जंगल में लकड़ियां बीनने लगती है कि तभी एक आदमखोर जानवर रागिनी पर हमला कर देता है, जिससे रागिनी बेहोश हो जाती है। लेकिन करण, जो श्रापित गधे के रूप में था, उस आदमखोर जानवर से भिड़ जाता है। वह उस आदमखोर जानवर को तो भगा देता है, लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। थोड़ी देर में रागिनी को होश आ जाता है। अरे ये क्या,
तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और वे आदमखोर जानवर कहाँ गया? उस आदमखोर ने तुम पर अचानक से हमला कर दिया था, जिससे तुम बेहोश हो गई थी। मैं उस आदमखोर जानवर से लड़ गया और उसको यहाँ से भगा दिया। बस इस लड़ाई में मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं सच्चे दिल से ये कह रही हूँ, मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। चलो हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। राजकुमार करण को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। भला कोई लड़की उससे उस अवस्था में कैसे शादी कर सकती है? फिर वह रागिनी को साथ लेकर मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। अगर तुम बुरा न मानो तो हम उस कुंड में स्नान करने चलें, जिस कुंड में स्नान करने से शायद मेरा ये श्राप खत्म हो जाए। करण और रागिनी उस जादुई कुंड में स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद करण को अपना पुराना रूप वापस मिल जाता है, जिसे देखकर रागिनी कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे कोई राजकुमार हो। तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमारी श्रेष्ठ रहेगी, मेरे जैसी दासी तुम्हारी योग्य नहीं है। मेरे लिए तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं हो, और अब तुम मेरे लिए हमेशा के लिए मेरी जीवन संगनी हो। राजकुमार करण और रागिनी गांव में जा रही थी। तभी एक गांव वाले ने राजकुमार करण को पहचान लिया। अरे आप तो राजकुमार करण हैं। प्रणाम राजकुमार करण। राजकुमार जी, हम तो कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप कहाँ चले गए थे? सेनापति के पुत्र ने धोखे से महाराज को कैद कर लिया है। आप कैसे भी करके महाराज को वहाँ से आजाद कीजिए। क्या आप हमारे राज्य के महाराज के पुत्र राजकुमार करण हैं? मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं राजकुमार के पास खड़ी हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ। अभी इन बातों का समय नहीं है। हमें सबसे पहले कैसे भी करके महाराज को उस कैद से छुड़ाना होगा। हमें कुछ लोगों को इकट्ठा करके जल्द से जल्द सेनापति के पुत्र को गिरफ्तार करना होगा। आप सही कह रहे हैं राजकुमार। उस सेनापति के पुत्र ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। हमें जल्द से जल्द ये काम करना ही होगा। फिर राजकुमार करण योजना बनाकर उस सेनापति के पुत्र को गिरफ्तार कर लेती हैं और कारावास में बंद कर देती हैं। वे महाराज को कैद से छुड़ा लेती हैं। पिताजी, मैं एक ऋषि की श्राप की वजह से एक गधा बन गया था, लेकिन रागिनी की वजह से मुझे पुनर्जीवन मिला है और मैंने इससे विवाह कर लिया है। बेटा, ये इस लड़की के पुण्य का प्रताप ही तो है, जिसकी वजह से तुम्हें श्रापित जीवन से मुक्ति मिली और हम कारावास से मुक्त हो गए। ये तो हमारे लिए लक्ष्मी के रूप में आई है और हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारी पुत्र वधू है। कुछ समय पश्चात रागिनी गर्भवती हो जाती है। राजकुमार करण राज्य में घोषणा कर देते हैं कि राज्य को राजकुमारी के लिए एक अच्छी दासी की जरूरत है। कोई भी योग्य है तो वे राजमहल में आकर राजकुमार करण से मिल सकती है। ये खबर राजकुमारी मोहिनी के पास पहुंच जाती है। राजकुमार, क्या मैं राजकुमारी के लिए दासी का काम कर सकती हूँ? मुझे राज्य में रहने का कोई अनुभव प्राप्त है। ठीक है, तुम राजकुमारी के साथ रह सकती हो। हमें तो बड़ी खुशी होगी। आप राजकुमारी जी की अच्छे से देखभाल करना। एक दिन की बात है, राजकुमारी मोहिनी से गलती हो जाती है तो एक दासी राजकुमारी मोहिनी पर गुस्सा करने लगती है। क्या तुम में जरा भी अकल नहीं है कि राज्य में दासी का काम कैसे करते हैं? अगर राजकुमारी जी को पता चला तो तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हैं। मुझे क्षमा करना, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। कृपा करके आप राजकुमारी जी से मेरी शिकायत मत करना। मुझे बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। तभी राजकुमारी रागिनी वहाँ आ जाती है और राजकुमारी मोहिनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ पर कैसे और आपकी ये हालत कैसे हो गई? राजकुमारी मोहिनी रागिनी को पूरी बात बताती है, जिसे राजकुमारी रागिनी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, आप इस राज्य में दासी की तरह नहीं, हमारी सखी बनकर रहेंगी और जैसे मान सम्मान आपका उस राज्य में था, इस राज्य में भी रहेगा। ऐसा कहकर राजकुमारी रागिनी राजकुमारी मोहिनी को अपने गले से लगा लेती है। दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता, ये कभी भी बदल सकता है, इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा हो तो एक दासी राजकुमारी बन सकती है और एक राजकुमारी दासी।